हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का हमारा चौथा चैप्टर, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर 5 मेन टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर सवाल आते हैं, या तो स्कूल के एग्जाम्स में या फिर नीट के अंदर। वो 5 टॉपिक हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि बेसिस है केमिकल बॉन्डिंग का, यहां से शुरुआत हुई थी इस चैप्टर की। उसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज का। केमिकल बॉन्डिंग की असली शुरुआत होती है, मतलब जहां से बेस रखा जाता है, वीएसईपीआर थ्योरी से। बेस यहां से शुरुआत होती है असली में केमिकल बॉन्डिंग की, वीएसईपीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। उसके बाद आता है इसको कंटिन्यू करता हुआ वीबीटी की थ्योरी, इसका कंटिन्यूएशन है ये, कॉन्टिन्यूएशन। फिर जो चीजें वीबीटी की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसके लिए आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि लेटेस्ट है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने के लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटलीस्ट, वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा आना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि खाली अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझना है तो आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने इससे पीछे के जो लेक्चर्स हैं, जो 2 लेक्चर्स हैं, उनके अंदर मैंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पूरा कवर किया है विद नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने वो क्वांटम मैकेनिकल की वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। आप लोग डायरेक्टली विजिट करके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की एक लगभग 40 मिनट की वीडियो और एक 50 मिनट की वीडियो है। इन दोनों वीडियोस के अंदर मैंने पूरे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को विद ऑल द प्रिंसिपल्स कवर किया है, तो आप वो देखकर जरूर आए एटलीस्ट केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए। आज के लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज और वीएसईपीआर थ्योरी। ये तीनों जो है बड़े ही इजी से टॉपिक्स हैं। नीट के अंदर तो इन तीनों पे सवाल नहीं आया है पिछले 10-12 सालों के अंदर, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है वो बोर्ड लेवल के हैं, बोर्ड लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे वीएसईपीआर थ्योरी जो है वो पूरी ही थ्योरेटिकल है, उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल जो है वो वीएसईपीआर थ्योरी की कंटिन्यूएशन में जब वीबीटी की थ्योरी आती है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर हम निकालते हैं, वहां पर आते हैं न्यूमेरिकल्स और हाइब्रिडाइजेशन। यानी ये 3 जो टॉपिक्स हैं, वीबीटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फजान रूल और कुछ 2-4 अलग और टॉपिक्स हैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, छोटे मोटे टॉपिक्स। इन 3 पर नीट में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं पिछले 10 to 15 ईयर्स में, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इन्हीं पर सवाल आते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज और वीएसईपीआर थ्योरी पर सवाल नहीं आता है, क्योंकि इसके सवाल बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हम इन तीनों टॉपिक्स को आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद वीबीटी की थ्योरी पर एक लेक्चर आएगा, पूरा एक लेक्चर आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी पर, और पूरा एक लेक्चर आएगा फजान रूल और कुछ 2-3 जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। यानी इन तीनों को कवर करेगी एक वीडियो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज और वीएसईपीआर थ्योरी को, जो कि आज की वीडियो है हमारी। उसके बाद एक वीडियो आएगी वीबीटी की थ्योरी पर, मतलब वो दूसरी वीडियो होगी। तीसरी वीडियो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर, चौथी वीडियो फजान रूल एंड अदर टॉपिक्स पर। तो ये 4 वीडियोस जब आप देख लेंगे तो आपको जो केमिकल बॉन्डिंग है वो मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट वाइज 100% आ जाएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में, मतलब क्वेश्चन जो है वो लगभग मैं 90% कवर कर दूंगा अपने वीडियो लेक्चर में। इसके बाद आपको सिर्फ अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं, या अगर आपके पास कोई डीपीपी है, या आपके पास कोई अदर एक्स्ट्रा बुक है जिसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग के आपको सवाल मिल सकते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस मोर देन इनफ होगा। या आप किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड उस टेस्ट सीरीज के सवाल लगा लीजिएगा। तो 4 वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं केमिकल बॉन्डिंग को 100% कॉन्सेप्ट वाइज कवर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर की कहानी, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के लेक्चर का पहला पार्ट, लुईस सिंबल्स। जब पीरियोडिक टेबल में हमें एलिमेंट्स मिले
तो उन एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम कुछ मॉलिक्यूल्स बना सके। अब उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी ताकि जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करके जो है मॉलिक्यूल बना सके, उसको लुइस ने एक्सप्लेन किया अपने लुइस सिंबल से। तो क्या है लुइस सिंबल? इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये चीज की फील करने के लिए तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 से 3 वीडियोस की मैं लिंक दे दूंगा। उससे ज्यादा अगर तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने 7-8 वीडियो लेक्चर्स में कवर किया है, लगभग 8 वीडियो लेक्चर्स बने, तुम्हें देखना तो तुम चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो एलिमेंट्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो मॉलिक्यूल बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे शेयरिंग में, वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन प्रोसेस। जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे कि लिथियम है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ी थी, क्या होती है? 1s2 2s1। तो जो 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर बेरिलियम के लिए हो जाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 बेरिलियम के लिए, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही बोरोन के लिए 2p1, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बोरोन के किस में पार्टिसिपेट करेंगे? केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन में। अगर कार्बन होगा तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए, इनर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। अब देखो लिथियम का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के 2, बोरोन के 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7 और नियॉन के 8, ठीक है। कोसल एंड लुइस डेवलप्ड ऑक्टेट रूल टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो वो जो उनके खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो वो शेयरिंग के साथ, अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम पड़े, 8 से कम पड़े, मान लो किसी एलिमेंट के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब वो कंबाइन करेगा तो वो कोशिश ये करेगा मॉलिक्यूल बनाने के लिए कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं शेयरिंग से। कोसल एंड लुइस डेवलप्ड ऑक्टेट रूल टू फॉर्म मॉलिक्यूल बॉन्ड्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट बनाता है, यानी हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो शेयरिंग होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी 8 की होती है। अकॉर्डिंग टू दिस एटम्स कैन फॉर्म मॉलिक्यूल आइदर बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो है या तो गेन करके या लूज करके, या फिर ज्यादातर ऐसा होता है कि शेयर करके बनते हैं, ठीक है। जैसे Cl2 है, Cl2, तो क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन्स और इस क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला इसके पास 7 में, एक ये वाला इससे शेयर कर लेगा, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 इसके खुद के, और एक इसने इस वाले क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया। ऐसे ही ये वाला क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 इसके खुद के, एक इसने ये वाला शेयर कर लिया इसका। अब देखो CO2 जैसे है, CO2, ऑक्सीजन के पास खुद के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसने 2 कार्बन वाले भी शेयर कर लिए। कार्बन के पास खुद के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, इसने, अब इसको 4 और चाहिए, इसने 2 इधर से शेयर कर लिए और 2 इधर से शेयर कर लिए। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 खुद के, 2 और चाहिए, 2 इसने कार्बन के शेयर कर लिए। ऐसे ही H2O, अब हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन में उसका जो है डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए, तो हाइड्रोजन के पास एक खुद का और एक इसने ऑक्सीजन का शेयर कर लिया, एक खुद का एक ऑक्सीजन का शेयर कर लिया। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 खुद के, और एक इसने हाइड्रोजन से शेयर किया और एक इस वाले एक हाइड्रोजन से शेयर किया, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने टोटल दोनों के साथ शेयर कर लिए। तो इस तरीके से शेयरिंग जो है उससे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर उसके जो
एटम्स है उसके अंदर कुछ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। अब वो चार्जेस ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता चले किसी एटम के अंदर, मतलब मॉलिक्यूल को देखकर, या हो सकता है पता ना भी चले। जैसे कि ओजोन है, ओजोन के अंदर हमें पता नहीं चलता कि किस ऑक्सीजन के जो तीनों ऑक्सीजन है उसके अंदर चार्ज कैसे प्रेजेंट है। जैसे कि ये होल में जो है वो तुम्हें न्यूट्रल दिखेगा, लेकिन अंदर इसके जो सिंगलेट ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उनके अंदर चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले पर हो सकता है चार्ज प्रेजेंट हो सकता है सेकंड वाले पर चार्ज प्रेजेंट हो सकता है थर्ड पर कुछ चार्ज प्रेजेंट हो, और ये सारे चार्जेस मिलकर जीरो हो रहे हो। इस वजह से हमें ओजोन के अंदर, हमें जब मॉलिक्यूल लिखते हैं तो उसके अंदर हम चार्ज नहीं लिखते। वैसे ही जैसे CO3 है, इसके अंदर हम चार्ज मेंशन करते हैं क्योंकि यहाँ पर एज अ होल मॉलिक्यूल इसका चार्ज जो है वो न्यूट्रल नहीं हो रहा है। समझते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे ये वो ओजोन जो है उसके अंदर इस तरीके का बॉन्ड्स होते हैं, ये डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो जैसे O1 ये वाला जो है, जो फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है ये वाला, इसके अंदर फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम लोन पेयर कहते हैं माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर कितने हैं इसमें 1 2 3 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक, मतलब ये ऐसे होता है ना, तो कितने हो गए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 - 4 2 माइनस हाफ इंटू 4 यानी ये 0 हो गया, यानी इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले ऑक्सीजन के अंदर देखते हैं, इस वाले के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके 2, माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 3 6 में से 5 गया 1, यानी +1 चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, थर्ड वाले ऑक्सीजन को देखते हैं हम, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं इसमें 6, माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो -1 इसका चार्ज हो गया। अब देखो इस वाले के अंदर 0 चार्ज, इस वाले के अंदर +1, इस वाले के अंदर -1, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिख रहा है तुमको मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि तुम पूरे मॉलिक्यूल को देखोगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज अगर तुम एटम के हिसाब से देखो तो +1 है और इसका चार्ज जो है वो -1 है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनके अंदर क्या क्या चार्जेस है वो हम फॉर्मल चार्ज से पता कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये कार्बन है, कार्बन CO3 के अंदर इसका चार्ज देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 4, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो 0 है क्योंकि सब जगह से बॉन्डेड है ये। ठीक है, माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 4 8, तो 0 इसका चार्ज हो गया। ठीक है, अब ये इसको मार्किंग कर लेते हैं, ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन के देखते हैं, पहले ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है, माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 2, तो इसका चार्ज हो गया -1। दूसरे वाले ऑक्सीजन को देखते हैं, इस वाले को 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड 4, माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 2 3 4। ठीक है, तो 0 हो गया इसका। इस वाले का कैलकुलेट करना -1 निकलेगा, तो इसके अंदर ये वाला -1 है और ये वाला -1 है। तो आप देखो ये यहाँ पे ना कोई प्लस तो आया नहीं, दोनों माइनस माइनस हो गए, तो इसीलिए हमें डिनोट करना पड़ता है CO3 के अंदर 2- ऊपर चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज हमें क्या बताता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल जिन एटम्स से बना है तो उन एटम्स के अंदर क्या चार्जेस हैं वो हमें फॉर्मल चार्ज बताता है। चार्ज ऑन एन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अभी तक हमने लुईस का सिंबल्स का जो ऑक्टेट रूल है वो हमने जाना, लेकिन ये जो लुईस सिंबल्स का जो ऑक्टेट रूल था इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। क्या है वो लिमिटेशन? ऑक्टेट रूल यूजफुल तो है लेकिन यूनिवर्सल नहीं है।
सब मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं हो सकता, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसमें ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है। किन किन में? इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड अप्लाइज मेनली टू द सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यहां तक लग सकता है बस, इससे आगे नहीं जा पाता ऑक्टेट रूल। अब देखो, तुम अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हो या 11th में तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो तो तुम ये भी जानते हो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादातर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स से ही बनते हैं। इसीलिए अगर तुम ये लाइन याद रख लो तो यही बहुत है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए तक जो है ऑक्टेट रूल लगता है। भाई सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं मेजॉरिटी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो इन्हीं से ही बन जाते हैं। तो चाहे ये सेकेंड पीरियड कह रहा है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहा है, मतलब एक ही बात कह रहा है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स से ही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं। दूसरा जो पॉइंट क्या है कि ऑक्टेट रूल जो है वो ऐसा नहीं है कि थर्ड पीरियड में जाके फेल होगा, वो सेकेंड पीरियड में भी फेल हो रहा है। देखो LiCl जो है वो नहीं बना पा रहा, यहाँ क्लोरीन तो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहा है लेकिन लिथियम नहीं कर पा रहा। BCl3 देखो, क्लोरीन तो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहा है लेकिन बोरोन नहीं कर पा रहा। BeH2 देखो, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले रहा है लेकिन बेरिलियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो ऑक्टेट रूल जो है उसके अंदर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स भी फेल हो रहे हैं कुछ कुछ। जब हमने मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स को बनते हुए देखा तब हमें पता चला कि ऑक्टेट रूल सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में भी काफी ज्यादा फॉल्टर कर रहा है। तीसरी चीज, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे देखो NO जो है, अब इसके अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है लेकिन नाइट्रोजन देखो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा। NO2 जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा, नाइट्रोजन ऑक्टेट नहीं कंप्लीट कर पा रहा। एक और चीज क्या आई हमारे सामने कि अभी तक तो हम 8 इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके एक्सपैंडेड ऑक्टेट है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा वो फॉर्म कर रहे हैं। एलिमेंट्स इन 3D पीरियड हैव 3D ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग। ये क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो और ज्यादा फील कर पा रहे होंगे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा होगा कि 3D जो पीरियड होता है वो अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि कौन सा मैं लूं, जैसे फॉस्फोरस है ये, तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 3p3, ठीक है। और 3D भी इसके अंदर अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। तो अगर तुम और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डालोगे तो वो 3p के साथ साथ 3D में भी इलेक्ट्रॉन्स को तुम ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि PCl5 होता है, PCl5 जो है, PCl5 उसमें फास्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑक्टेट रूल तो कहता है कि खाली 8 ही होंगे, लेकिन जो फास्फोरस है वो अपने 3D के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। ऐसे ही SF6 जो है, SF6 जो है सल्फर जो है, यहाँ पर फ्लोरीन जो है यहाँ पर 6 लगे हुए हैं, तो सल्फर की जो के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ऑक्टेट रूल तो कहता है खाली 8 ही होंगे पेयरिंग शेयरिंग के अंदर, लेकिन सल्फर जो है वो अपने 3D ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर लेता है। तो इस तरीके से ये ऑक्टेट रूल जो जगह जगह पर फेल हो रहा है। एक और देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, नोबल गैसेस को तो शेयरिंग करने की जरूरत ही नहीं, उनका तो खुद का ही ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे कि नियॉन, जिनॉन, ठीक है, नियॉन हो गई, जियॉन हो गई, जिनॉन हो गई, क्रिप्टन हो गया, इनके ये तो नोबल गैसेस है, इनके तो जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होते हैं, लेकिन ये भी कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। XeF2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे तुम क्लास 12 केमिस्ट्री में, जो अभी ड्रॉपर बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे इस पॉइंट को। XeOF2, XeOF4, इस तरीके के हमें मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो यहां पर हर जगह पर ऑक्टेट रूल फेल हो गया। तो इसीलिए हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी ये जो सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे थे इनको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ऑक्टेट रूल तो यहाँ पर फेल हो जा रहा है, फिर कैसे एक्सप्लेन करें इसको। तो हमारे पास जो अगली थ्योरी आई वो आई VSEPR थ्योरी। हाँ, VSEPR थ्योरी बताने से पहले ऑक्टेट रूल जो है वो ये जो शेप्स मैंने बनाए हैं तुम्हारे सामने, जैसे PCl5 का ये शेप बनाया मैंने, SF6 का मैंने ऐसा शेप बनाया है, ये शेप्स कैसे बना लिए मैंने, तो यही शेप्स जो है वो VSEPR थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन उसने करी। और उसके बाद इसके अगले लेक्चर में जो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, उससे भी हम प्रेडिक्ट करेंगे शेप्स को।
तो जो ऑक्टेट रूल है वो शेप्स भी नहीं बता पाया। लिमिटेशंस क्या रही, जो अगर तुम 5वीं लिमिटेशन लिखना चाहो तो शेप्स नॉट कंसीडर्ड, शेप्स कंसीडर नहीं कर पाया ऑक्टेट रूल, जिसके लिए हमारे पास अगली थ्योरी आई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, वीएसईपीआर थ्योरी जिसे हम कहते हैं। तो अगली है हमारी वीएसईपीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या थी, जब ऑक्टेट रूल हमारा फेल हो गया और ऑक्टेट रूल हमें शेप के बारे में भी नहीं बता पाया मॉलिक्यूल की, तब आई हमारी वीएसईपीआर थ्योरी। ये क्या कहती है, ये बताती है हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जो मॉलिक्यूल की शेप है वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर डिपेंड करती है, सेंट्रल एटम के अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। जो एटम है, जो सेंट्रल एटम है, जैसे कि PCl5 जो है, PCl5 के अंदर जो फॉस्फोरस है वो सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो इस सेंट्रल एटम के पे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है उन पर डिपेंड करेगा कि PCl5 की क्या शेप होगी। These electron pairs tend to occupy such positions in space that minimize repulsion and maximize distance between them. ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरीके से प्लेस होंगे कि रिपल्जन मिनिमम हो। देखो रिपल्जन तो होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो दो जब नेगेटिव चार्ज आसपास होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा रखा जाता है जितना पॉसिबल है, ताकि जो रिपल्जन है वो मिनिमम हो सके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में। ऑल दीज पॉइंट्स लीड्स टू मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। भाई एनर्जी जितनी मिनिमम होगी स्टेबिलिटी उतनी तो ज्यादा होगी। तो रिपल्सिव इंटरेक्शन का क्या ऑर्डर है, लोन पेयर की इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होती है रिपल्सिव इंटरेक्शन, फिर होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, और फिर होती है बॉन्ड पेयर की। कैसे, मतलब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर मतलब जैसे ये PCl5 है, PCl5, ठीक है। तो इसके अंदर जो लोन पेयर अगर इसके अंदर जो जैसे फास्फोरस के अराउंड जितने भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो लोन पेयर्स होंगे अगर उनके बीच में इंटरेक्शन होगी तो वो सबसे ज्यादा होगी। अगर PCl5 जो फास्फोरस एटम है उसके अराउंड जो लोन पेयर है वो जैसे ये है, ये स्ट्रक्चर होता है PCl5 का, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो जो है लोन पेयर इंटरेक्शन, रिपल्सिव इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होती है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में इंटरेक्शन उससे कम होती है। और अगर जैसे ये Cl और ये Cl ऐसे बॉन्ड्स में, तो इन बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होगी वो सबसे कम होगी। तो लोन पेयर रिपल्सिव इंटरेक्शन सबसे ज्यादा, उससे कम रिपल्सिव इंटरेक्शन जो होती है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की होती है, और सबसे कम रिपल्जन जो होती है वो बॉन्ड पेयर के बीच में होती है। तो वीएसईपीआर थ्योरी ने बहुत सारे इन्हीं पर जो सेंट्रल एटम के अराउंड जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किस तरीके से जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होंगे, उसके बेसिस पर जो वीएसईपीआर थ्योरी है उन्होंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के शेप्स प्रेडिक्ट किए थे जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। लेकिन क्या अब हम वो शेप्स लर्न करें कि PCl5 का ये हम जो है स्ट्रक्चर होता है ये लर्न करके जाएं, या और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि XeF4, XeO2F2, न जाने कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नीट में न जाने कितने सवाल आ चुके हैं। तो क्या हम सबके शेप एनसीईआरटी में जो दे रखे उससे याद करके जाएंगे? नहीं। इसी की ट्रिक हमें बताता है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा, बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर होगा। उसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नीट के प्रीवियस सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। जो वीएसईपीआर है उसी की कंटिन्यूएशन है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उससे हम एक्चुअली क्या था, वीएसईपीआर थ्योरी जो थी उसने शेप्स की प्रिडिक्शन दी थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो शेप्स आए कैसे। VBT उसी को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज करके जो है वो मॉलिक्यूल्स के शेप्स बनाते हैं। तो यही VBT ने एक्सप्लेन किया, जिसको हम अगले लेक्चर में डिटेल में लेके आएंगे। अब जो हमारे अगले लेक्चर्स होंगे, अगला लेक्चर हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे होगा पूरा डिटेल में। उसके अगला लेक्चर हमारा आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे,
और उसके अगला लेक्चर हमारा आएगा फजान रूल और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जो बच जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। यानी अगले 3 लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे विद नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम करते हैं समाप्त। पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।